एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। साथ ही जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला ये जो आर्टिकल है रोड बम्प्स, इसमें बात की गई है जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है 2025-26 के लिए जो रिपोर्ट सबमिट की है प्रेसिडेंट के पास, उस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है और गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस बारे में ये आर्टिकल है। ये सेकंड आर्टिकल जो है वो बिहार इलेक्शन के बारे में है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। देन ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो जो वैक्सीन डेवलपमेंट को लेके इंडिया में कोल्ड चेन की ज़रूरत है, बिकॉज जो mRNA वैक्सीन होती है उसको -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, तो उस बारे में बात कर रहा है ये आर्टिकल। और ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पब्लिक हेल्थ जो कैपेसिटीज़ हैं डिज़ास्टर के टाइम पे उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल, दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट, एक इलेक्शन इशू के तौर पे उभर के आया है अभी, ऐसा इस आर्टिकल में राइटर का कहना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ जो मेंटल हेल्थ है वो लॉकडाउन की वजह से और नॉर्मल कंडीशंस में भी जो लोगों की मेंटल हेल्थ है वो डिटोरिएट हो रही है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये यहाँ पे बात की जा रही है। अब आज का ये कैरिकेचर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे इन्होंने बिहार इलेक्शन है, इसके बाद ये एक सीट है, तो इसके बेसिस पे शो किया है कैरिकेचर में कि जो सीट है वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, किसको कितनी सीट मिलेंगी, बिकॉज बिहार में जो इलेक्शन था उसकी जो काउंटिंग थी वो कोविड-19 की वजह से इलेक्शन की जो काउंटिंग है उसका शेड्यूल थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा टाइम तक काउंटिंग हुई, तो बहुत बहुत देर तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि विनर कौन है, तो ये कैरिकेचर ये बता रहा है। अब सबसे फर्स्ट आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं, द रोड बम्प्स। इसमें बात की जा रही है कि जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है वो एक ऐसे टाइम पे दी है जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, रस्साकसी चल रही है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर रही है और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो लोन लेने के लिए बोल रही है जीएसटी कंपनसेशन की बजाय, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। अब आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन इज़ प्रिपेयर्ड अंडर विच आर्टिकल, फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंडर फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे मंडे को फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है अपनी रिकमेंडेशन के साथ। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, अपनी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देता है कि हाँ इस स्टेट को इतना मनी मिलना चाहिए, इस स्टेट को इतना मनी मिलना चाहिए। मनी कौन सा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है, कॉरपोरेशन टैक्स है, जीएसटी है सॉरी कॉरपोरेशन टैक्स है, जीएसटी है, उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी है। ये जो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस होते हैं उसको उस टैक्स कलेक्शन को बोला जाता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता है उस वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, मैं एक आपको फिगर बता रहा हूँ, लेट्स से दैट इज़ 24 लाख करोड़। मान लो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 24 लाख करोड़ है, तो फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है कि इस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से आपको हर एक स्टेट को पैसे डिवॉल्व करने हैं, हर एक स्टेट को पैसे जो है वो नीचे पहुंचाने हैं स्टेट को, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मनी है वो मनी अल्टीमेटली स्टेट्स को पहुंचना चाहिए। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी रिकमेंडेशन देने का जो काम है वो काम करता है फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन अपनी एक रिपोर्ट दी उन्होंने रिकमेंडेशन के साथ कि कितना जो टैक्स रेवेन्यू है स्टेट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर करना चाहिए आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मींस 2021 से 25-26 तक के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। अब ये जो रिपोर्ट है वो
जनरल पब्लिक को, हमें और आपको कब पता चलेगी? जब ये पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को रखा जाएगा। और अगर विंटर सेशन जो है, अभी प्रपोज्ड विंटर सेशन है, उसमें रखा जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज बजट सेशन तक तो आ ही जाएगा जब 2021 का जो बजट है वो आएगा। आप मुझे ये बताइए कि बजट किस दिन आता है, ऑन विच डे बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। और बजट के पहले एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है, वो डॉक्यूमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। दैट डॉक्यूमेंट इज इकोनॉमिक सर्वे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करती है, तो उससे अपन को ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने आखिर कितनी जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की उसको मान लिया है। बिकॉज फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। तो अब 14th फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, जिसके चेयरमैन जो है वो YB रेड्डी थे। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि प्रीवियसली गवर्नमेंट जो है अपना जितना भी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता था उसमें से 32% जो मनी है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व करता था। लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 32 नहीं, अब आप 42% जो मनी है वो स्टेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, और सेंटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब स्टेट्स के पास ये बहुत बड़ा रीज़न था कि उनको जो अब मनी है वो थोड़ा ज़्यादा शेयर उसमें से मिलेगा। लेकिन एक्चुअल जो स्टेट्स का शेयर है वो इन प्रोपोर्शन उतना नहीं बढ़ा। आखिर ऐसा क्यों नहीं बढ़ा? बिकॉज बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं, जैसे जो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इनकम टैक्स या GST भी लेती है, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स भी लेती है। तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे एक कंपनी है उससे कॉरपोरेशन टैक्स में लेट से सेंट्रल गवर्नमेंट को 2000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो ये जो 2000 रुपीज़ हैं ये इस मनी को स्टेट्स के साथ डिवाइड किया जाएगा। लेकिन 2000 रुपीज़ के ऊपर अगर गवर्नमेंट ने 10% सरचार्ज लगाया है, सो इट विल बी 200 करोड़ रुपीज़। और इन दोनों के ऊपर अगर 5% 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया है, तो फिर लेट से वो अगर लेट से 5% भी लगाया है तो वो समथिंग लाइक दैट 10%, 5%, अप्रॉक्सीमेटली 55। सो ये वाला अमाउंट है 255, दिस इज सरचार्ज एंड दिस इज सेस। तो ये जो सेस और सरचार्ज का मनी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ किसी भी कंडीशन में शेयर नहीं करेगी, बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंसन दैट कि सेस और सरचार्ज का जो मनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो खुद ही रखेगी। ठीक है, सरचार्ज सेस जो है वो अधिकर कहलाता है और सरचार्ज जो है वो उपकर कहलाता है हिंदी में। सो ये जो मनी है वो शेयर नहीं करेगी। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाँ ये रिकमेंडेशन तो मान ली कि हाँ 32% से 42% जो मनी है वो हम देने तैयार हैं, बट दूसरी तरफ उन्होंने जो सेस का कलेक्शन है और जो सरचार्जेस का कलेक्शन है उसको बढ़ा दिया। बिकॉज सेस और सरचार्ज तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर करना नहीं है स्टेट्स के साथ, वो पूरा का पूरा मनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इससे स्टेट्स को बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ा है। अभी एक आर्टिकल में ये रिपोर्ट आई थी कि 2014 से लेके 2020 तक पहले 9.5% जो था टोटल टैक्स का सेस और सरचार्ज था, फिर वो बढ़ के अब 15.5 समथिंग हो चुका है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो सेस और सरचार्ज का कलेक्शन है वो कितना बढ़ता जा रहा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का। अब यहाँ पे अब स्टेट्स जो हैं वो इस रीज़न के साथ एंग्शियस हैं कि जो रेवेन्यू शेयर का रिकमेंडेशन है उसमें क्या रिपोर्ट जो फाइनेंस कमीशन है वो देती है। क्योंकि जो रीसेंट अभी स्टैंड ऑफ के बारे में बात की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में जो है वो स्टैंड ऑफ मतलब रस्साकसी चल रही है, जिसमें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो स्टेट्स के लिए GST कंपनसेशन प्रोवाइड करना है। बट इस साल जो है GST कंपनसेशन उतना कलेक्ट नहीं हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो GST कंपनसेशन देने से मना कर दिया। बट स्टेट्स के सामने एक प्रपोज़ल रखा कि आप जो है वो मार्केट से मनी बोरो कर लीजिए और फिर उसका जो भी टैक्स हो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा
वो इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन सेस से फुलफिल करेगी। अब सेंटर गवर्नमेंट ने जो है वो फाइनेंस कमीशन से कुछ और जो हैं वो सजेशंस भी मांगे हैं कि क्रिएशन ऑफ नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्पेंडिंग। ऐसा क्यों किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि डिफेंस और सिक्योरिटी स्पेंडिंग के लिए नॉन लैप्सेबल फंड क्यों मांगे होंगे? बिकॉज डिफेंस के लिए कोई ऐसा कोई क्लियर कट टाइम फ्रेम नहीं रहता। बिकॉज अगर गवर्नमेंट जो है वो बजट अपना लेके आती है तो 1 फरवरी को अगर गवर्नमेंट अपना बजट लेके आती है तो उसके बाद प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो मनी जो भी अथॉरिटी को मनी असाइन किया जा रहा है उसको 31 मार्च तक वो पैसे खर्च करने हैं। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये होती कि डिफेंस और सिक्योरिटी में कोई अनफॉर्सीन इवेंट आ गया तो उसके बेसिस पे जो है वो मनी खर्च करने की ऑटोनॉमी पर्टिकुलर जो बोर्ड है या पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री है उसके पास नहीं रहेगा। तो वो ये चाहते हैं कि उनको कभी भी पैसे खर्च करने का एक इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनको बाइंडिंग मिल जाए जिससे कि वो कभी भी मनी खर्च कर सके, और अगर खर्च नहीं हो पा रहा है तो वो नॉन लैप्सेबल हो जाए, मतलब वो उसमें एड ऑन होता रहे जितना हर बार गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज करेगी, उन स्टेट्स को इंसेंटिव देगी जो कि गवर्नमेंट का जो रिफॉर्म का प्रोसेस है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोवाइड करने का जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी जो भी स्कीम्स हैं उसमें इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव देना चाहती है। अब दूसरी चीज़ जो है, ये फाइनेंस कमीशन जो है 2 तरह का रिकमेंडेशन देता है। पहली रिकमेंडेशन होती है वो होता है वर्टिकल डेवोल्यूशन। जैसे वर्टिकल डेवोल्यूशन मीन्स ये है सेंटर, तो सेंटर से जो टैक्स है वो एक पर्टिकुलर स्टेट्स को कितना जाएगा, सेंटर से जो ये वाली लाइन है ये बता रही है वर्टिकल डेवोल्यूशन। अब दूसरी चीज़ जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है वो है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, कि हर एक स्टेट्स को 28 स्टेट्स को मनी जो है वो कैसे सप्लाई किया जाएगा, किसको आखिर कितना मनी मिलेगा। तो उसके लिए जो है फाइनेंस कमीशन ने 5 पैरामीटर सेट कर रखे हैं। उसमें से एक पैरामीटर जो है वो फाइनेंस कमीशन यूज़ करता है पॉपुलेशन का डेटा। वो पॉपुलेशन का जो डेटा है फाइनेंस कमीशन यूज़ करता है 2011 की पॉपुलेशन का डेटा, मतलब जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसको उतना टैक्स उसको उतना जो मनी है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। अब सर्दर्न स्टेट्स की अपनी कंडीशन ये है कि जो सर्दर्न स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है इन कंपैरिजन विद नॉर्दर्न स्टेट्स, बिकॉज सर्दर्न स्टेट्स में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम है और नॉर्दर्न स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्दर्न स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इनका ये एप्रीहेंसन है कि ऐसे में उनको तो मनी अब कम ही मिलने वाला है, और उनका कहना है कि आप ऐसा कीजिए 1971 का जो पॉपुलेशन सेंसस डाटा है उसको यूज़ करके मनी को डिवॉल्व कीजिए। तो वो चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इस बात के लिए ज़्यादा जो है इंसेंटिव दे कि उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आरबीआई का असेसमेंट है ऑफ स्टेट फाइनेंसेस की, स्टेट फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस का जो आरबीआई ने जो अपना एनालिसिस किया है उसके बारे में बताया है कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है उसकी वजह से जो कैश फ्लो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। अब लास्ट ईयर जो है पेंडेमिक और स्लो डाउन की वजह से लास्ट ईयर जो है फाइनेंस कमीशन ने अपनी एक एंतरिम रिपोर्ट जो है वो दी थी ओनली 1 ईयर के लिए, बिकॉज फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2021 से लेके 24-25 तक के लिए। लेकिन फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि वी आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट फॉर ओनली 1 ईयर, अभी सिर्फ 1 ईयर के लिए एंतरिम रिपोर्ट बना रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया है और दूसरा जो डिमोनेटाइजेशन किया है
तो इसकी वजह से, इन रिफॉर्म्स की वजह से इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन है, तो उनको एक हट्टा एक साथ 5 ईयर का प्रोजेक्शन देना थोड़ा टफ है, इसलिए दे आर गिविंग फॉर 1 ईयर ओनली। तो जो फाइनल जो रिपोर्ट है वो अभी प्रोवाइड की जा रही है, और जो इंटरिम रिपोर्ट है वो पहले दी जा चुकी है। तो अब जो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी में वैसे ही स्लो डाउन है, बिकॉज कंजम्पशन हो नहीं रहा है, लोगों के पास अनसर्टेनिटी है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, लोगों की जॉब्स जो हैं वो जा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पेंडिंग है वो अगर अफेक्ट होगी तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यू है वो अफेक्ट हो जाएगा। अब ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ डोज ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो मल्टीनेशनल एक ड्रग कंपनी है फाइज़र, उन्होंने अनाउंस किया है कि उनका जो फेज़ 3 ट्रायल है उसमें वो जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं उसने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट जो हैं शो किए हैं। उसमें 90% जो है वो रिज़ल्ट ऐसे हैं, जितने भी उन्होंने वैक्सीन कैंडिडेट चूज़ किए थे उनमें 90% लोगों को जो है वो एंटीबॉडीज़ उनकी बॉडी में पाई गई हैं। अब उन्होंने अपना जो ये प्रपोज़ किया था उसमें 40,000 कैंडिडेट्स को उन्होंने एनरोल किया था, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये बात बताई है। अब यहाँ पे जो फाइज़र अनाउंसमेंट है उससे इंडिया को जो है वो कोई भी बेनिफिट अभी नहीं है, बिकॉज इंडिया ने किसी भी तरह का फाइज़र के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया है कि थोड़ा बहुत जो वैक्सीन है इंडिया को मिल सके। अब दूसरे जो इंडिया के जो दूसरे कैंडिडेट हैं जो वैक्सीन प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि कोविशील्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, या कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक लिमिटेड जो है प्रिपेयर कर रही है, तो उन्होंने जो है अपनी वैक्सीन तो बनाई है, बट लार्ज फेज़ 3 ट्रायल जो हैं इंडिया में वैक्सीन के नहीं हो रहे हैं। अब फाइज़र कंपनी से गवर्नमेंट जो है वो डिस्कशन कर रही है कि थोड़े बहुत जो वैक्सीन हैं उसका थोड़ा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वैक्सीन अगर इधर इंडिया में मिल जाएगा तो उसको यूज़ किया जा सकता है। बट एक प्रॉब्लम मेन यहाँ पे ये है, इसके बेसिस पे आर्टिकल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वैक्सीन है वो mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो उसमें जो एक वो इन्फेक्शियस जो पार्टिकल है उसका यूज़ नहीं करता है। एसयू का मतलब होता है कोई चीज़ का निषेध कर देना, हटा देना, तो वो वायरस का पोर्शन यूज़ नहीं करता है, उसके जगह पे ये यूज़ करता है पीस ऑफ आरएनए, और उसको जो है बॉडी के अंदर जाते ही उसको एक एंटीजन बना दिया जाता है बाय द बॉडीज़ ऑन मशीनरी, जिससे कि जो इन्फेक्शन होने वाला होता है वो रुक जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, mRNA बेस्ड जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड उनको रेफ्रिजरेटेड करना होता है नियरली -70 डिग्री सेल्सियस पे, -70 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करना होता है। तो इंडिया के पास कोल्ड चेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही लिमिटेड है। कुछ जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं या कुछ जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे ही कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो हर जगह पे पहुँचानी है, तो इंडिया में जो है वो एफिशिएंट वैक्सीन स्टोरेज कैपेसिटी उपलब्ध नहीं है। अब अगर फाइज़र वैक्सीन अवेलेबल भी हो जाती है तो मेन प्रॉब्लम उसमें यही आएगी कि उसको स्टोर कहाँ पे करें। अब जितनी भी वैक्सीन जो है वो डेवलप की जा रही हैं उसमें जो कोविड-19 का वायरस है उसमें कोरोना वायरस जो है उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसी को करेक्ट किया जा रहा है, और इसी अप्रोच के साथ वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है। दूसरी जो वैक्सीन डेवलप करने वाली जो कंपनी है मॉडर्ना, उसने एम्प्लॉय किया है mRNA बेस्ड अप्रोच, उसने भी अप्लाई किया है। तो अब ये जो नई जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो आगे अलग अलग जो वैक्सीन्स हैं, जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अभी भी वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन जो है इन फ्यूचर इट कैन बी डेवलप्ड। तो अगर इंडिया के पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि कोविड-19 के नाम से वो अपना जो हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो फर्दर एनहेंस कर लेता है, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे
इंडिया के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कोई भी जो पर्टिकुलर बीमारी है, पर्टिकुलर इलनेस है, उससे लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी रहेगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये पब्लिक हेल्थ के बारे में ही बात कर रहा है कि डिज़ास्टर के टाइम पे पब्लिक हेल्थ को कैसे जो है वो मैनेज किया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पेंडेमिक की वजह से आर्टिकल स्टार्ट होता है कि पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन इम्पोज किया गया जिससे लोगों को बहुत हार्श कंडीशन जो है वो देखनी पड़ी। और अब यहाँ पे ऐसा एप्रीहेंशन है राइटर का कि हो सकता है कि कोविड-19 की जो है वो सेकेंड वेव आए और कुछ यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लॉकडाउन भी इम्पोज फिर से कर दिया गया है बिकॉज जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, वो वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा सीवियर है जिसकी वजह से जो लोग हैं उनकी मौत हो रही है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन कंफर्म नहीं है कि इंडिया में वो सेकेंड वेव आएगी और आएगी तो कितनी सीवियर आएगी। अब एक चीज़ ये भी है कि सेकेंड वेव के बारे में तो पता नहीं है और दूसरी चीज़ ये भी नहीं पता कि वैक्सीन अवेलेबल कब है, और दूसरा अवेलेबल है तो क्या वो फ्रीली अवेलेबल है, वैक्सीन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि 2005 में जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में, और उसमें एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाना था कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है उसके बेसिस पे बनाई गई थी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका काम था कि वो डिफरेंट डिफरेंट मेज़र ले, बट वो अपने काम में एक तरह से फेल रही। यहाँ राइटर का कहना है कि उसमें जो है वो अथॉरिटी तो बनानी थी, साथ में जो एड हॉक मेज़र हैं, सपोर्टिव मेज़र हैं वो लेने थे कोई भी डिज़ास्टर आ जाती है तब। बट अंडर जो एक्ट के बेसिस पे ये काम करना था, उसमें एक सिस्टमेटिक स्कीम बनानी थी प्रिवेंशन के लिए, मिटिगेशन के लिए। प्रिवेंशन मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को होने से पहले ही ख़त्म कर देना, दूसरा मिटिगेशन अगर वो हो जाती है तब उसको जो है उससे डील करना, एंड रिस्पॉन्डिंग टू द डिसीजेस ऑफ ऑल काइंड। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंसिड्रेशन है वो हर एक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट की जानी थी, हेल्थ में भी। लेकिन जो अथॉरिटी है उसने अपने जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं उनको तो अचीव किया है, बट बहुत सारी जगह पे जो है वो ऐसी एक कमी देखी गई कि इम्प्लीमेंटेशन में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पर्टिकुलरली जो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस है डिज़ास्टर के लिए, यहाँ पे मोर एम्फेसिस जो राइटर का है वो इस बात को लेके है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो पर्टिकुलरली एक जगह पे उपलब्ध नहीं है जिनका यूज़ किया जा सके। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा लॉ था जिसको इन्वॉल्व किया गया था, इन्वोक किया गया था कोविड-19 के अर्ली डेज के स्टार्टिंग से ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब यहाँ पे राइटर का कुछ कहना है कि आखिर इन चीज़ों से जो प्रॉब्लम है उससे कैसे बचा जा सकता है। जो हेल्थ सर्विसेज हैं और उनकी जो कंटिन्यूइंग है वो, उसको आप जो है वो डिज़ास्टर की वजह से जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है जो नॉर्मली लोग हॉस्पिटल्स में जाते रहते हैं उसको जो है वो सेपरेट रखना चाहिए। और ये जो दूसरी कंडीशन है, जब ये डिज़ास्टर की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डॉक्टर्स के ऊपर, तो उस कंडीशन को जो है वो सेपरेट रखना चाहिए। मींस कहने का मतलब ये है कि डिज़ास्टर की वजह से नॉर्मल जो लाइफ है उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और दूसरा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए वो एक लीगल मैंडेट होना चाहिए। मींस ऐसा कोई लॉ और जो है वो अच्छे से बनाना चाहिए जिससे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को एक अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके और पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम है वो स्ट्रेंथन हो सके। ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। अब जो नेक्स्ट बात है इस आर्टिकल में कि इलेक्शन में जो है एम्प्लॉयमेंट भी अब एक इशू धीरे धीरे जो है वो बनने लगा है। अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो
अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर। अब यहाँ पे बात की जा रही है 2019 का, जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके पहले गवर्नमेंट को जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की जो रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उसको रिलीज़ करना था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ नहीं की, और वो एक वीक बाद रिलीज़ की जब इलेक्शन जो है जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस हो गए। तो पेंडेमिक और जो नेशनल लॉकडाउन है वो पूरी तरह से जो है वो पुअरली प्लान था, ऐसा राइटर का कहना है। साथ में जो है इससे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अपने अपने स्टेट्स में जाना पड़ा। अब बात की जा रही है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 2003 से लेके अभी तक वो 7% पर एनम है, और जो नॉन एग्रीकल्चरल जो जॉब हैं वो 7.5 मिलियन पर एनम जनरेट हुई हैं। मतलब एग्रीकल्चर से अदर देन जो जॉब होती हैं वो 75 लाख एक साल में जनरेट हुई हैं। लेकिन 2 मिलियन जो यूथ हैं वो लेबर फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज कॉलेज में एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो न्यू एग्रीकल्चरल जॉब हैं वो सिर्फ 5 मिलियन के रेट से ही बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे राइटर का कहना है कि टोटल इंडिया में जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 2017-18 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 465 मिलियन जॉब हैं, उसमें से 260 मिलियन जो हैं वो नॉन फार्म सेक्टर से हैं, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर से हैं, और 34 मिलियन जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाए, बिकॉज गवर्नमेंट सिर्फ जो है अ फ्रैक्शन ऑफ मींस ओनली सिर्फ 7% एम्प्लॉयमेंट टोटल में से, अगर 100 जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती तो उसमें से 7 जो लोग हैं उनको ही गवर्नमेंट जो है जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो इतने सारी पॉपुलेशन को गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है कि वो जॉब प्रोवाइड करे। अब एक और इम्पॉर्टेंट फिगर यहाँ पे राइटर ने बताया है कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है जो गवर्नमेंट जॉब जो प्रोवाइड की जाती थी। 2005 से लेके 12 तक 1.3 मिलियन जॉब जो हैं वो पर एनम प्रोवाइड की गई, मींस 13 लाख जॉब हर साल प्रोवाइड की गई। लेकिन अभी जो है 2012 से 18 तक सिर्फ 40 लाख जॉब जो हैं 0.4 मिलियन मींस 4 लाख जॉब जो हैं वो ही प्रोवाइड की जा रही हैं। अब दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो ज़्यादातर इस तरफ ध्यान है कि लोगों को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो ज़्यादा आगे लेके आया जाए। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी मुद्रा स्कीम, उसकी वजह से जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो यूथ के अंदर गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि प्रमोट किया जाए। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन हुआ 81 मिलियन से लेके 63 मिलियन 2005 से 12 तक, और 49 मिलियन अब सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। अब 95% जो मुद्रा लोन है वो स्मॉलेस्ट जो शिशु कैटेगरी हैं उसमें जो है वो प्रोवाइड किए गए। अब जो 2015 का एनएसएस का सर्वे है, 99% ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेज जो हैं वो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं। और अब यहाँ पे पर्टिकुलरली राइटर जो है वो बिहार की बात कर रहा है कि बिहार में 22 इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, हैंडलूम क्लस्टर हैं। इसके बाद मेन बात है कि स्टेट्स को जो है पेंडेमिक के बाद अपनी जो स्पेंडिंग है वो पब्लिक हेल्थ में इंक्रीज़ करनी चाहिए। और पर्टिकुलरली अगर बिहार की बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया है वो कहता है कि 1 डॉक्टर होना चाहिए पर 1000 पॉपुलेशन पे, बट यहाँ पे 43,788 पीपल पे 1 डॉक्टर जो है वो उपलब्ध है। अब नेक्स्ट है कि अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया अक्टूबर में। तो जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल इलनेस हैं, उससे जो लोग हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की तो कमी है ही, साथ में जो साइक्रेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। बिकॉज एक रीसेंट रिव्यू है जनरल अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एडोलेसेंट एंड साइक्रेट्री, उसमें बताया गया कि जो चिल्ड्रन हैं उनका जो मूवमेंट है वो सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट हुआ पेंडेमिक की वजह से, उनको घर पे ही रहना पड़ा, जिससे कि
वो उनमें हाइयर रिस्क ऑफ लोनलीनेस, अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है और एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। अब यूनिसेफ ने भी एक सर्वे कंडक्ट किया, उसमें जो चिल्ड्रन पेरेंट टीचर हैं 104 कंट्रीज़ में, उनके बारे में पता लगाया कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो उड़ीसा से है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो साइक्लोन 1999 में जो आया था और 2019 में जो आया, दोनों ओकेज़न पे जो यूनिसेफ है और निम्हास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कुछ होगा इसका फुल फॉर्म, और बेंगलुरु एंड एनजीओ भारत ज्ञान विज्ञान समिति, उन्होंने जब साइकोलॉजिकल वहाँ पे अपना जो सपोर्ट है वो चिल्ड्रन को दिया जो ट्रामेटाइज थे, बिकॉज वो एक तरह से अनसेटल्ड इवेंट था, पूरी तरह से सब जगह पे अफरा तफरी मची हुई थी, बहुत सारे जो कोस्टल प्लेस थे उड़ीसा में वो परेशान थे, उसके लिए जो है वॉलेंटियर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, तो उन वॉलेंटियर ने अच्छा काम किया। यहाँ राइटर का कहना है कि अगर ऐसे ही वॉलेंटियर्स जो हैं वो अगर उनका नंबर बढ़ाया जाता जाता है तो इस तरह की जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है उनसे बचा जा सकता है। अब इंडिया में बेसिक हेल्थ केयर ही तो उपलब्ध नहीं है, और अगर अपन बात करें कि साइकेट्रिक और ये सारी चीज़ें कैसे उपलब्ध होंगी रूरल और अर्बन एरियाज़ में, तो यहाँ पे वॉलेंटियर्स की जो हेल्प है वो ली जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ पे कम्युनिटी वॉलेंटियर्स हैं, कनाडा है, जिम्बाब्वे है, यहाँ पे जो है वो यूज़ किया जा रहा है वॉलेंटियर्स को। जब बहुत सारे जो वॉलेंटियर हैं वो एज अ फ्रंट लाइन वर्कर यूज़ बात करते हैं, तो धीरे धीरे फिर उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके इस पर्टिकुलर कंडीशन को मिटिगेट किया जा सकता है। तो ये था आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।